नमस्कार। मेरे सारे मित्रों को नमस्कार। आज भारत में कई विषयों पर चर्चा चल रही है। उसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्रिस्टोफर नोलन जो कि हॉलीवुड के एक प्रख्यात निर्देशक हैं, उनकी नई फिल्म रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित एक जीवनी या बायोपिक उसको आप कह सकते हैं, वो रिलीज हुई है अभी भारत में। और उस फिल्म में ये जो साइंटिस्ट हैं ओपेनहाइमर, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं और ऐसे समय में उनकी वो प्रेयसी उनको एक किताब दिखाती है जो कि भगवत गीता है और कहती है कि इसकी लाइन पढ़ो, ये क्या है? तो वो कहते हैं वो संस्कृत है। और वो जो श्लोक है वो 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। और उसकी तीसरी लाइन, ये पहली और तीसरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। पहली लाइन ये कहती है कि मैं वो महाकाल हूँ जो सृजन के साथ साथ सबका विध्वंस भी करता हूँ। और तीसरी लाइन ये है कि इसीलिए तुम अपना कर्तव्य करो, क्योंकि तुम यदि इनको नहीं मारोगे तब भी ये तो मर ही जाएंगे। ये भविष्य में रहने वाले नहीं हैं, ये सारे लोग जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। हमको ये जो पहली लाइन है इसका वहाँ पे उदाहरण हुआ उस सीन में, जहाँ वो कहते हैं कि आई एम द डेथ, आई एम बिकम डेथ, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। सारे सारे विश्वों का मैं विध्वंस करने वाला वो महाकाल हूँ। तो क्या ये वहाँ दिखाना जाना उचित है या अनुचित है, इस पर बहुत विवाद हो रहा है। प्रथम दर्शन में मुझे लगा इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो सेक्स के दौरान नहीं कह रहा है, उसके बाद में वो महिला जो है वो बाय चांस वो किताब को वहाँ पे देख लेती है बुक शेल्फ पर, और वो उसको पढ़वाती है, तो वो पढ़ते हैं। लेकिन सोचने पर मुझे ये लगा कि ये अवॉइड हो सकता था, ये ऐसे सीन के दौरान दिखाना आवश्यक नहीं था, क्योंकि एक ऐसा साइंटिस्ट जो वैसे भी भगवत गीता से बहुत प्रभावित है, वो तो दिन रात भगवत गीता पढ़ता होगा, वो कई बार भगवत गीता पढ़ता होगा, वो खाना बनाते समय पढ़ता होगा, वो अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए पढ़ता होगा, वो जो अपना अनुसंधान कर रहा है उसके बीच में पढ़ता होगा, कॉफ़ी पीते हुए पढ़ता होगा। तो ऐसे समय पे दिखाना पूर्ण रूप से उचित नहीं था। मुझे कहीं न कहीं लगता है कि हम लोगों की जो क्रिएटिव फ्रीडम होती है, उसमें हम ये हमेशा सोचते हैं कि क्या ये दिखाने से किसी की भावनाएँ आहत होंगी? अनलेस अनलेस इतिहास में कोई ऐसा प्रसंग लिखा हुआ है कि ऐसा इसी समय हुआ। अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये जो उन्होंने कहा ये इसी समय सेक्स के बाद में कहा, अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ है तो ये अवॉइडेबल था, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इससे हिंदुओं की भावनाएं, और आज भगवत गीता को मानने वाले केवल हिंदू नहीं हैं, भगवत गीता को मानने वाले उसके प्रभाव को, उसकी शक्ति को, उसके दर्शन की पूजा करने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जन्म दूसरे मजहबों में और दूसरे रिलीजन्स में लिया है ना। आज इसीलिए आप वाराणसी जाइए, वृंदावन जाइए, आपको फॉरेनर्स कितने दिखाई देते हैं जो भगवत गीता का और हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता, हिंदू शास्त्र, दर्शन, इनका अभ्यास करते हैं। इसलिए मुझे लगा कहीं ना कहीं दोबारा सोचने पर कि क्रिस्टोफर नोलन जो कि एक प्रकांड अभ्यासक सिनेमा के हैं, उनको ये सोचना चाहिए था, और ये अवॉइड हो सकता था। लेकिन इसका मैं पूर्ण रूप से दोषारोपण उनके ऊपर इसलिए नहीं करना चाहता, क्योंकि कई मित्रों ने कहा कि ये सांस्कृतिक आक्रमण है। देखिए, सांस्कृतिक आक्रमण एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जाता है। क्रिस्टोफर नोलन की आप हर फिल्म उठाकर देखेंगे, फिर चाहे वो प्रेस्टीज हो, डार्क नाइट हो, या इंसेप्शन हो, इंटरस्टेलर हो, वो वो हमेशा मानसिकता को लेकर, इंसेप्शन तो ऐसी है
कि ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर उन्होंने इतना अभ्यास किया होगा उस फिल्म को बनाने से पहले, तब जाके 2-3 बार देखने के बाद लोगों को समझ में आई होगी। इतनी वो क्लिष्ट फिल्म है। तो वो ह्यूमन साइकोलॉजी और मानसिकता के ऊपर जाकर सोच विचार करके स्क्रिप्टें लिखते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने कोई सांस्कृतिक आक्रमण करने के उद्देश्य से या हिंदू धर्म का और भगवत गीता का या स्वयं भगवान कृष्ण का अपमान करने की दृष्टि से ये नहीं किया होगा। बस ये जरूर किया होगा, इसको लाइटली लिया होगा कि इससे हो सकता है हिंदू धर्म, देखिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हिंदू धर्म और मजहबों में यह अंतर है कि हिंदू धर्म एक शांति प्रिय और विशाल हृदय और टॉलरेंट एक रिलीजन माना गया है, धर्म माना गया है। इसलिए उन्होंने शायद ये सोचा होगा कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो ये समझ लेंगे कि ये कोई अपमान नहीं है, या उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा। लेकिन सोची समझी रणनीति के तहत ये किया होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक कलाकार होने की दृष्टि से, एक फिल्म मेकर होने की दृष्टि से लगता है कि ये अवॉइडेबल था। वो खाना बनाते हुए, कॉफी बनाते हुए, अभ्यास करते हुए, अनुसंधान करते हुए इसको बार बार सोच सकते थे भगवत गीता के बारे में। ओपनहाइमर ऐसा दिखाया जा सकता था। और ये सोचना माननीय मंत्री महोदय जो आईएनबी मिनिस्टर हैं अनुराग जी, उन्होंने सही सोचा है कि वो सवाल करेंगे उन सारे लोगों से सीबीएफसी में, सेंसर बोर्ड से, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि ये इससे अपने समाज की भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो जो सेंसर बोर्ड के सारे लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना बहुत आवश्यक है। क्रिएटिव फ्रीडम की लाइन हम कहाँ ड्रॉ करें और कहाँ पर वो फ्रीडम की स्वतंत्रता एक कलाकार को दें, यही तो काम है सेंसर बोर्ड का। अब मैं आता हूँ इस फिल्म के ऊपर। ये फिल्म आप मुझसे अगर पूछेंगे इस भारत देश में सबको देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म वही है जो भारत सदियों से कहता आया है और उसका अनुसरण करता आया है। विश्व बंधुत्व की भावना, विश्व शांति की भावना जो भारत लगातार करता आया है, ये फिल्म उसी को दर्शाता है। ओपनहाइमर ने जब ये अणुबम बनाया और उसका परीक्षण किया, उसके दिमाग में सबसे पहले यही कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्धो ये लाइन जो आई है कि क्या उसने स्वयं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि क्या ये आविष्कार करने से मैं मानवता का विध्वंसक बनने जा रहा हूं? क्या मेरा ये आविष्कार मानवता के लिए एक विनाशकारी हथियार बनने वाला है? क्या आने वाले समय में मनुष्य मनुष्य को ही इस मेरे आविष्कार के माध्यम से मारने जा रहा है? क्या यही मेरा कर्तव्य था? एक वैज्ञानिक के कई कर्तव्य होते हैं, उसमें एक एक लाइन भी वो कहते हैं इसमें फिल्म में कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हाथों पर रक्त है, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो वो बम डाला गया था उसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग जो हैं वो अपंग हो गए, जो उनका जीवन उद्ध्वस्त हो गया, वो जख्मी हो गए। एक तरह से जापान देश की कमर टूट गई, जापान देश खत्म हो गया, मानवता खत्म हो गई। इसलिए एक श्लोक उसने पहले पढ़ा होगा, लेकिन उसकी गंभीरता जब उसने देखी, उसके उसके सृजनकर्ता ने देखी एटम बॉम्ब के, तो उसके समझ में आ गई वो लाइन कि क्या ये मेरा कर्तव्य था? क्या मैंने अपना कर्तव्य मानवता के लिए सही निभाया है या नहीं निभाया है? उसने स्वयं के कर्तव्य बुद्धि पर, कर्तव्य बोध पर प्रश्न चिन्ह लगाया, स्वयं के आविष्कार पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और फिल्म आगे जाकर यह भी दिखाती है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से कहते हैं कि मुझे ये डर है कि इससे आने वाले समय में मानव सभ्यता नष्ट हो जाएगी, इसका दुरुपयोग होगा, अमेरिका रूस इनके बीच में बड़ा युद्ध छिड़ेगा और इसमें विनाश ही विनाश होगा। और आगे चलकर ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीति का जो अमेरिकन सिस्टम है, इस वैज्ञानिक की इस सोच को देखकर उनको लगता है कि अब ये हमारे उपयोग की वस्तु नहीं है, यह वैज्ञानिक,
और उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाते हैं, ये जिसका जिसका निर्णय पहले से तय होता है कि इनको तो दंडित करना है, इस वैज्ञानिक को दंडित करना है, और इसीलिए इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाता है, अलग अलग जगह से लोगों को बिठाया जाता है कि इसको दंड दीजिए। ये फर्क है। वहां की राजनीति में एक अणुबम का जिसने आविष्कार किया, जिसके कारण दूसरा महायुद्ध अमेरिका जीता, उसी अमेरिका ने उस वैज्ञानिक को दंडित करने का प्रयास किया, उसकी छीथू करने का प्रयास किया। और भारत वो देश है जो अपने वैज्ञानिकों का सम्मान करता है, उनको उनको भारत का राष्ट्रपति भी बना देता है, उस सम्मान के साथ बना देता है। ये नहीं कि दिखावे के लिए बनाया है। प्रत्येक भारतीय, यहाँ की जो राजनीति की पार्टी है, उसके मन में एपीजे अब्दुल कलाम साहब के लिए मन में केवल सम्मान और प्रेम ही होगा, उनकी कर्तव्य बुद्धि पर निष्ठा ही होगी, विश्वास ही होगा। ये भारत है। और इसीलिए भारत ने कभी भी जो वैज्ञानिकों ने जो आविष्कार निर्माण किए हैं, वो स्वयं से अग्रेशन, स्वयं से अशांति के लिए और भू विस्तार के लिए या कमर्शियल गेन के लिए कभी भी अटैक किसी देश पर नहीं किया, ये अर्वाचीन भारत में, है ना। और ये इसीलिए हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन सकता है, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है। भारत का दर्शन हमेशा से, सदियों से, हजारों साल से शांति की बात करता आया है, और केवल बात नहीं करता आया है, लेकिन वो शांति का अनुसरण भी करता है। आज हम विवश हैं, हमारे इर्द गिर्द ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जैसे चीन है या पाकिस्तान है, जिन्होंने भारत को विवश कर दिया है आत्मनिर्भर बनने के लिए डिफेंस के क्षेत्र में। और डिफेंस के क्षेत्र में भी हम आज वो ऊंचाइयां पा रहे हैं जहां हम अपने विमान बनाने जा रहे हैं, हम अपने अणुबम बनाते हैं, हम अपने अलग अलग मिसाइल्स बनाते हैं, हैंड ग्रेनेड्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। तो ये विवशता के चलते हुआ है, क्योंकि स्वरक्षा हमारा धर्म है। अहिंसा का हम पालन करते हैं, दुनिया को सिखाते हैं, लेकिन स्वयं की रक्षा करना भी हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है, हमारी सरकारों का दायित्व है। इसीलिए ये फिल्म प्रत्येक भारतीय को देखनी चाहिए कि पाश्चिमात्य देशों की राजनीति और भारत की राजनीति में क्या अंतर है। एक ओपनहाइमर जिसका पूरा जीवन आप उद्ध्वस्त करने के लिए निकले थे, वो है अमेरिकन राजनीति। और क्रिस्टोफर नोलन का जो ये संदेश है इस फिल्म के माध्यम से यूनाइटेड नेशंस को और अमेरिकन सरकार को बड़ा क्लियर है, सारे पाश्चिमात्य सरकारों के लिए क्लियर है। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की हम बात करते हैं, आणविक निशस्त्रीकरण, ये जो बात करते हैं, जितने देश इसकी बात करते हैं उसमें सबसे अग्रसर देश वही हैं पाश्चिमात्य, जो अपने अपने अणुबम, मिसाइल्स, टैंक्स और जेट फाइटर्स ये बाकी सारे देशों को बेचते हैं। और इसीलिए कॉमर्स और ट्रेड के लिए उनको पूरे विश्व में अशांति फैलाए रखना आवश्यक हो गया है, वरना वो कोई अपना धंधा ही नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए ये क्रिस्टोफर नोलन का ये संदेश बड़ा क्लियर है, ये जो मैं समझता हूँ, ये संदेश बड़ा क्लियर है अमेरिकन सरकार से, पाश्चिमात्य सरकारों से और यूनाइटेड नेशंस से, कि आणविक निशस्त्रीकरण की जो आप बात करते हो, अब इसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि इसका प्रभाव कितना है ये हमने 1945 के बाद देख लिया है, और कितने देश तबाह हो चुके हैं, मानवता के ऊपर इतना विध्वंस और विनाश मानवता का हो चुका है इस आणविक युद्ध के कारण। अब तो संभल जाइए, अब तो आंखें खोलिए। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये अपने आप में ओपनहाइमर एक बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा मैसेज ले आने वाली बायोपिक है एक ऐसे वैज्ञानिक की जो चरम सीमा पॉपुलैरिटी की पा गया, लेकिन उसी सरकार ने उसका उपयोग समाप्त होने पर किस प्रकार से उसको दंड देने का, उसके जीवन को उद्ध्वस्त करने का प्रयास किया, ये उसकी व्यथा है। और ये ओपनहाइमर अपनी व्यथा को गीता के माध्यम से उसने वो रियलाइजेशन किया, गीता से वो प्रभावित था, इसीलिए उसको ये रियलाइजेशन हुआ, इसलिए वो जान पाया
कि क्या मैं विध्वंसक बन गया हूं अब, जैसे महाविष्णु ने बोला था विश्व रूप दर्शन योग में। क्या मेरा यह आविष्कार विध्वंसक बन गया है मानव जाति के लिए? क्या मैंने अपना कर्तव्य बोध सही निभाया है या सही नहीं निभाया है? ये सारे प्रश्न चिन्ह उसने स्वयं के जीवन पर लगा लिए। और ये गीता की शक्ति है, ये गीता का वैश्विक दर्शन है। और इसीलिए भगवत गीता की पूजा करने वाले मेरे जैसे जो बिलियंस ऑफ लोग हैं, बिलियंस के फॉलोअर्स हैं पूरे इस विश्व में, उनको ये फिल्म देखनी चाहिए कि गीता से सही सीख लेकर किस प्रकार क्रिस्टोफर नोलन ने इसको सही उतारा है। और ओपनहाइमर के जीवन में स्वयं ओपनहाइमर ने कैसे इसको समझा गीता के माध्यम से। हाँ, बस इतनी बात मात्र है, वो सीन अवॉइडेबल था। उसके बदले, सेक्स के सीन के बदले वो कुछ और भी दिखा सकते थे, और ना भी दिखाते और कहीं और गीता का पठन करते हुए वो एक ही श्लोक के बारे में, वही एक श्लोक बहुत रेलेवेंट है, प्रासंगिक है, उसको उसको लेकर वो सोच रहे हैं, ऐसा अगर कहीं दिखाते, कहीं और दिखाते, अपनी प्रयोगशाला में, अपनी लाइब्रेरी में कॉफी पीते हुए पत्नी के साथ या अपने मित्रों के साथ, तो वो अधिक उचित होता, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन ये सांस्कृतिक आक्रमण नहीं है। क्रिस्टोफर नोलन एक बहुत अच्छे फिल्मकार हैं, उनसे वो हक मत छीनिए। और ये सीन मेरी मेरी दृष्टि से अगर फिल्म से हटा भी देती है सेंसर बोर्ड, तो फिल्म का जो नैरेटिव है उसको कोई बहुत फर्क पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो कहीं और दिखाते तो शायद वो नैरेटिव अच्छा बन जाता, पर अब फिल्म बन गई है, अब इसको आप बदल नहीं सकते। तो मेरा करबद्ध निवेदन सब लोगों से ये है कि अब जो हो गया वो हो गया। सेंसर बोर्ड शायद उस फिल्म को वो उस सीन को हटा भी देगा, लेकिन तब जाकर देखिए इस फिल्म को, और भारत के दर्शन से विश्व शांति का मैसेज किस प्रकार से क्रिस्टोफर नोलन ने देने का प्रयास किया है ओपनहाइमर फिल्म के माध्यम से, इसको देखिए और फिर हम बात करेंगे कि आपको क्या लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। नमस्कार।